अक्षर सोसाइटी भिलाई की परिकल्पना को साकार किया लिब्रा मीडिया ग्रुप बिलासपुर ने। अध्याय 2 राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति। राजनीतिक चिंतन का जन्म कहाँ और कैसे हुआ, यह एक दिलचस्प किंतु विवादास्पद प्रश्न है। साधारणतः यूनानियों को धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चिंतन का एक जन्मदाता माना जाता है। उनके इस योगदान की ओर संकेत करते हुए राजनीति शास्त्र के विद्वान बार्कर का कथन है कि राजनीतिक चिंतन के जन्मदाता यूनानी हैं। इसका मूल स्रोत यूनानी मस्तिष्क का शांत एवं सुस्पष्ट बुद्धिवाद है। भारत और जूडिया यानी पैलेस्टाइन के लोगों की भांति यूनानी भी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने और इस जगत को विश्वास के आधार पर ग्रहण करने के बजाय चिंतन के क्षेत्र में आगे बढ़े और दृश्यमान वस्तुओं पर आश्चर्य प्रकट करने का साहस करते हुए उन्होंने विवेक के प्रकाश में विश्व पर चिंतन करने का प्रयास किया। डनिंग ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि पौर्वात्य आर्यों ने भी अपनी राजनीति को धर्मशास्त्रीय एवं आध्यात्मिक पर्यावरण से मुक्त कभी नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा अग्रगामी और निश्चयात्मक कदम नहीं उठाया जिससे नैतिक और राजनीतिक चिंतन में भेद किया जा सके। यूरोप के आर्य यानी यूनानी ही केवल ऐसे लोग थे जिनके साथ राजनीतिक चिंतन करने वाले का विशेषण जोड़ा जा सकता है। आधुनिक युग में इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं ने प्रारंभिक राजनीतिक चिंतन के बारे में जो शोध कार्य किया है उससे ऐसे तथ्य प्रकाश में आए हैं जिनके कारण पश्चिमी सिद्धांतों के द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त मतों की सत्यता के बारे में आशंका होने लगी है। अब इस बात को तथ्यानुकूल नहीं माना जाता कि पूर्वी देशों में प्राचीन काल में कभी किसी प्रकार का राजनीतिक चिंतन किया ही नहीं गया और शासन तथा राजनीति के संबंध में उनके द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक धारणाओं का प्रतिपादन नहीं हुआ। वस्तुतः अब यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत, चीन, मिस्र, ईरान आदि देशों के निवासियों ने न केवल विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की रचना की वरन उन्होंने विभिन्न राजनीतिक समस्याओं पर गहन चिंतन मनन भी किया और कुछ ऐसे विचारों का प्रतिपादन किया जिनका बाद में पश्चिमी जगत में विकास किया गया। इसी तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए मैक्सी का कथन है कि हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताओं का हमारा ज्ञान हमें यह बतलाता है कि इन लुप्त युगों की जातियों का राजनीतिक चिंतन कितना संपन्न था। विचार और व्यवहार दोनों ही बातों में उन्होंने यूरोपीय विचारों की पूर्व घोषणा की। उनके समकक्ष विचारों की सृष्टि की और एक सीमा तक तो ऐसे विचारों का शिलान्यास भी किया गया जो आगे चलकर यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में घुल मिल गए। इतना होते हुए भी इस बात की सत्यता को स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यूनानियों से राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अग्रणी होने के बावजूद इन विभिन्न पौर्वात्य जातियों का राजनीतिक चिंतन सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक आधार लिए हुए नहीं था। गैटिल के अनुसार प्राच्य साम्राज्य मिस्र, बेबीलोनिया, असीरिया और ईरान अपनी सामान्य परिस्थितियों तथा सामाजिक वातावरण के कारण व्यवस्थित राजनीतिक चिंतन का निर्माण नहीं कर पाए। उनकी अर्थव्यवस्था सरल तथा कृषि प्रधान थी। उनके धार्मिक विचार जटिल तथा अंधविश्वासपूर्ण थे। समाज वर्गों में विभक्त था जो जातियों के रूप में स्थिर हो चुके थे और व्यक्ति के दैनिक जीवन पर कठोर तथा व्यापक नियंत्रण था। इन सब तथ्यों ने स्थापित संस्थाओं को गतिहीन बना दिया और उन्हें धार्मिक पवित्रता प्रदान की। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों को अपनी संस्थाओं की उत्पत्ति, स्वभाव अथवा सुधार के संबंध में चिंतन करने का साहस न हो सका। इसलिए ब्राह्मणों, बौद्धों तथा कन्फ्यूशियस के अनुयायियों की प्रारंभिक रचनाओं में हमें यत्र तत्र ऐसे वाक्यांश और युक्तियां मिल जाएंगी जिनका राजनीतिक विषयों से संबंध है किंतु वे सब धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों में गुथी हुई हैं। राजनीतिक वर्णन के रूप में व्यवस्थित ढंग से उन्हें कभी भी विकसित नहीं किया गया। अतएव अन्य जातियों को राजनीतिक चिंतन को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त होते हुए भी उसे सर्वप्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का श्रेय यूनानियों को ही प्राप्त है। उन्होंने ही सबसे पहले विशुद्ध विवेक और तर्क के आधार पर विभिन्न राजनीतिक समस्याओं के समाधान का प्रयास किया और राज्य संबंधी चिंतन के उस परंपरा की स्थापना की जिसे हम वैज्ञानिक चिंतन कहते हैं। अतः जिमर ने उनके बारे में यह सत्य ही कहा है कि यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया।
मैकिलबर्न ने इस तथ्य का समर्थन करते हुए लिखा है कि राजनीतिक संबंधों पर चिंतन की जो धारा यूरोपियन जगत तथा यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित देशों में बह रही है, उसका प्रारंभ यूनानियों से हुआ है। राजनीतिक चिंतन का विकास क्रम, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल थॉट। राजनीतिक चिंतन का विकास क्रम मुख्य रूप से 3 युगों में विभाजित है: प्राचीन युग, मध्य युग, वर्तमान युग। प्राचीन युग का कालक्रम 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह युग सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि यूनानी विचारकों का युग है, जिनके चिंतन का केंद्र बिंदु नगर राज्य थे। आदर्श नगर राज्य की स्थापना इनके चिंतन का मुख्य उद्देश्य था। मध्य युग का कालक्रम 300 ईसा पूर्व से 1500 शताब्दी ईसा तक विस्तृत है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर द्वारा नगर राज्यों का विनाश कर उनके स्थान पर विश्व साम्राज्य की स्थापना की गई। इस ऐतिहासिक घटना ने राजनीतिक विचारों में भी क्रांतिकारी परिवर्तनों को जन्म दिया। अब विश्वव्यापी साम्राज्य को राजनीतिक चिंतन का आदर्श माने जाने लगा। विश्व साम्राज्य की स्थापना की इस प्रवृत्ति ने सार्वभौमवाद को जन्म दिया, जो इस युग में सिकंदर, रोमन सम्राटों और थार्लमैन आदि के द्वारा स्थापित सभी साम्राज्यों का आधारभूत सिद्धांत रहा है। ईसाई चर्च की स्थापना ने भी इस प्रवृत्ति को बल प्रदान किया। चर्च के प्रभुत्व की बुद्धि ने राजनीतिक चिंतन या धर्म के प्रभाव को पुष्ट किया। फलतः मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन पर चर्च राज्य सत्ता संघर्ष का भी गहरा प्रभाव पड़ा। आधुनिक युग का कालक्रम 1500 ईस्वी से वर्तमान समय तक है। इस युग का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में होने वाले पुनरुत्थान तथा धर्म सुधार आंदोलन में हुआ। इस युग में राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय मध्ययुगीन सार्वभौमवाद के स्थान पर राष्ट्र राज्य हो गया। राष्ट्रीयता का उत्थान इस युग की मुख्य विशेषता है, जिसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जो अब आधुनिक स्थितियों से प्रभावित होकर शनैः शनैः अंतरराष्ट्रवाद में परिवर्तित होता जा रहा है। इन ऑडियो सीरीज का निर्माण किया है लिब्रा मीडिया ग्रुप बिलासपुर ने। संपर्क B1/6 क्रांति नगर बिलासपुर 9827150507।